हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की जो यूकेपीएससी की उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की जो असिस्टेंट अकाउंटेंट सहायक लेखाकार की वैकेंसी आई है, तो उसके प्रैक्टिस सेट मैं आप लोग को सॉल्व करवा रही थी। और इसके अलावा इसका जो पूरा सिलेबस है कि क्या क्या चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, उसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने पहले ही अपलोड करी हुई है। तो पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, इससे आप लोग को ये पता चल जाए कि आपके उसमें सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आनी हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी करिए। अच्छा, इसके अलग अलग जो आपके सब्जेक्ट्स जो यूनिट्स दे रखे हैं, जैसे बुक कीपिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, अलग अलग जो भी आपके यूनिट वाइज दे रखा है, तो उसके अलग अलग वीडियोस मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से जा करके सेपरेट अलग अलग यूनिट की तैयारी आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस सेट मैं सॉल्व करवा रही हूँ, उसमें कंबाइंड क्वेश्चंस हैं, जिससे कि अच्छे से आप लोग की तैयारी भी हो जाए, साथ ही रिवीजन भी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए चैनल को, और साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पूर्व संबंध होना आवश्यक है। प्रेयर रिलेशनशिप इज नेसेसरी इन केस ऑफ। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौन सी ऐसी सिचुएशन है, जो कंडीशंस नीचे दे रखी हैं उसमें पहले से संबंध होना, जो पक्षकार हैं, पार्टीज हैं, उनके बीच में पहले से संबंध होना ज़रूरी होता है। इन अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन फ्रॉड, इन मिसरिप्रेजेंटेशन, इन कोर्जन। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पूर्व संबंध किस पे होना चाहिए, अनुचित प्रभाव में, कपट में, मिथ्यावर्णन में, उत्पीड़न में। तो पहले से हम जानते हों उस पक्षकार को, उस पार्टी को, तो ऐसा किस में होता है। ये चारों ही किसकी सिचुएशंस दे रखी हैं, जो फ्री कंसेंट होता है, स्वतंत्र सहमति होती है, उसकी चारों अवस्थाएं दे रखी हैं कि इन चारों के माध्यम से स्वीकृति ली गई है, सहमति ली गई है, तो फिर उसे स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर जो पूर्व संबंध होना है वो हो जाता है अनुचित प्रभाव के द्वारा। अगर अनुचित प्रभाव के द्वारा कोई भी सहमति ली गई है, तो वहाँ पर उसे स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है, और इसके लिए पहले से संबंध होना ज़रूरी है। अनुचित प्रभाव किस पर डाला जा सकता है, जब हम उस व्यक्ति को पहले से जानते होंगे, तो यहाँ पर जैसे कि पेशेंट होता है और डॉक्टर होगा कि एक दूसरे को पहले से जानते हैं। जैसे नियोक्ता और एजेंट होगा, जो एम्प्लॉयर होता है उसका जो एजेंट होता है वो एक दूसरे को जानते हैं। बॉस है और उसका कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो क्या है, जो बॉस होता है वो कुछ अनुचित प्रभाव के द्वारा कोई भी अनुबंध में, कॉन्ट्रैक्ट में जो उसका कर्मचारी होगा उसकी सहमति ले सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनुचित प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्वतंत्र सहमति न होने पर अनुबंध होता है। अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट फ्री कंसेंट इज। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो सहमति, अभी पहले मैंने समझाया था कि अगर सहमति जो है चार के माध्यम से, एक और चीज़ होती है साथ में, चार ऑप्शंस तो पहले आपने पढ़े हैं पहले के क्वेश्चन में, साथ में एक गलती और मिस्टेक ये भी होता है। इन पांच के माध्यम से अगर स्वीकृति ली जाती है तो उसे स्वतंत्र सहमति, स्वतंत्र स्वीकृति नहीं माना जाएगा। तो अगर इस तरह की सहमति है कि जो स्वतंत्र रूप से नहीं ली गई है, तो वहाँ पर अनुबंध कैसा होगा, वाइडेबल, वाइड, इलीगल, वैलिड। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसे सिचुएशन में जो अनुबंध होता है वो क्या होगा, तो वो हो जाता है व्यर्थनीय। वाइडेबल, वाइडेबल में क्या रहता है, व्यर्थनीय में होता है कि एक पक्षकार की इच्छा पर वो अनुबंध व्यर्थनीय होता है। वो चाहे तो उसको परिवर्तित करा सकता है, चाहे तो ना कराए। यानी कि जो पीड़ित पक्षकार जिसको हानि हुई है उस अनुबंध से, तो वो चाहे तो उसे अनुबंध को कंटिन्यू रख सकता है, चाहे तो उसे समाप्त करवा सकता है, और जो भी क्षतिपूर्ति कंपनसेशन होगा वो ले सकता है, या अपनी जो भी उसने संपत्ति दी थी या धन दिया था तो उसको वापस ले सकता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, व्यर्थनीय या फिर वाइडेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में कॉफी उगाकर एवं उसको संसाधित करके बेचने से आय का प्रतिशत भाग कृषि आय होता है। परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफी ग्रोन एंड क्योर्ड इन इंडिया इज कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम। 50%, 60%, 70%, 75%। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में कॉफ़ी को अगर हम उगाकर, तो आपने एक जो चैप्टर है आप लोगों में एग्रीकल्चर इनकम का, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि कुछ जो आय होती है, कुछ इनकम ऐसी होती हैं कृषि से, एग्रीकल्चर से, जो उसका कुछ भाग जो होता है व्यावसायिक इनकम हो जाती है, बिजनेस इनकम होती है, और कुछ एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर भारत में कॉफ़ी को उगा करके उसको संसाधित करके उसको बेचा जा रहा है और उससे जो आय हो रही है, तो उसका कितने प्रतिशत भाग जो है वो बिजनेस इनकम होगी और कितना एग्रीकल्चर इनकम होगी। तो जो कॉफ़ी को उगा कर संसाधित करके बेचने से जो 75% है वो कृषि आय माना जाता है, बाकी का 25% क्या हो जाएगी, बिजनेस इनकम होगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में कॉफी उगाकर उसको संसाधित करके भूनकर एवं पीसकर बेचने के आय का प्रतिशत भाग व्यावसायिक आय होता है। परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ कॉफी ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड एंड ग्राइंडेड इज कंसिडर्ड एज बिजनेस इनकम।
20%, 30%, 40%, 50%। इससे पहले के क्वेश्चन में जो हमने पढ़ा था तो वहाँ पर सिर्फ कॉफ़ी को उगाकर उसको संसाधित करके सेल करा जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, उसको भूनकर पीस करके बेचा जा रहा है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि कितने प्रतिशत इनकम जो है वो व्यावसायिक है और कितने % इनकम जो है वो हमारी कृषि आय हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में जो 60% होता है वो एग्रीकल्चर इनकम होती है और 40% क्या होता है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है, या फिर आप इसे बिजनेस इनकम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कितने % इनकम गैर कृषि आय है, तो वह है 40%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि से संबंधित परंतु कृषि आय नहीं है। इनकम फ्रॉम लैंड बट नॉट एग्रीकल्चर इनकम, इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास, इनकम फ्रॉम फिशरीज, इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टीज, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। तो बहुत सी इनकम ऐसी होती हैं जो होती तो कृषि भूमि से ही है, लेकिन उनको कृषि आय नहीं माना जाता है, जिसमें आपकी स्वयं उगाई हुई घास भी आएगी, मछली क्षेत्रों की आय भी आएगी, खानों की रॉयल्टी से आय भी आती है। तो ये तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अंकित छक्का नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एन ऑडिटर? डिटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग फ्रॉड, राइटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, टू चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी, फाइंडिंग एंड प्रिवेंटिंग एरर्स। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपको ये बताना है कि जो ऑडिटर होता है उसका कौन सा काम नहीं होता है। कपट को ढूंढना और रोकना बिल्कुल होता है। लेखा पुस्तकों को लिखना, तो लेखा पुस्तकों को लिखना ऑडिटर का काम नहीं होता, बल्कि वो क्या करता है, उनकी जांच करता है, चेक करता है कि जो अकाउंट्स बनाए गए हैं या जो भी जो एंट्रीज की गई हैं वो करेक्ट हैं या नहीं हैं। गणितीय शुद्धता की जांच करना बिल्कुल सही है, अशुद्धियों को ढूंढना और उन्हें रोकना। तो ये 3 कार्य हो जाएंगे, लेकिन जो लेखा पुस्तकों को लिखना है वो कार्य ऑडिटर का नहीं होता है। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था को अनिवार्य अंकेक्षण कराना होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्राइजेज हैज़ टू कंडक्ट कंपल्सरी ऑडिट? कंपनी, बैंक, ट्रस्ट, ऑल ऑफ द अबव। जो कंपनी होती है उसमें क्योंकि शेयर होल्डर्स होते हैं, तो कंपनी की जो कैपिटल होती है वो कई शेयर्स में जो होता है डिवाइड होती है, उसे शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो उनका पैसा कंपनी में लगा होता है, इसलिए कि कंपनी के जो भी संचालक हैं कंपनी को सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होता है, ऑडिट कंपल्सरी हो जाता है। बैंक के लिए भी ऑडिट अनिवार्य है, क्यों? क्योंकि बैंक में भी क्या होता है, जनता अपना पैसा क्या होता है, डिपॉजिट करती है, और वो बैंक क्या होगा, उसको उस पैसे को जो बड़े व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको लोन के तौर पे देता है। तो यहाँ पर जनता का पैसा सही ढंग से यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी उसका ऑडिट अनिवार्य हो जाता है, और ट्रस्ट का भी ऑडिट अनिवार्य है। तो यहाँ पर तीनों ही आंसर क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण जांच के अंतर्गत अंडर टेस्ट चेकिंग ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट आर चेक्ड, सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स आर चेक्ड, ए एंड बी बोथ, नन ऑफ दीज। तो जो आपका टेस्ट चेकिंग होती है, परीक्षा जांच होती है, उसमें क्या होता है कि सारे जो अकाउंट्स होते हैं वो चेक नहीं किए जाते, बल्कि जो अकाउंट्स होते हैं उसमें से कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स होते हैं, कुछ प्रतिनिधि अकाउंट्स होते हैं, उनको चुन लिया जाता है और उनको ही चेक किया जाता है। अगर वो वेरीफाई हो जाते हैं, सही अकाउंट्स होते हैं, उनमें सारी तरह की एक्यूरेसी मिलती है, तो ये मान लिया जाता है कि जितने भी अकाउंट्स होंगे सब सही बने होंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक डैश अनुबंध नहीं है, ईच डैश इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, एक्सेप्टेंस, इंश्योरेंस, प्रॉमिस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको मैंने डिटेल में जो लेक्चर्स की वीडियो अलग से अपलोड है वहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल में इस क्वेश्चन को समझाया हुआ है कि प्रत्येक अनुबंध ठहराव होता है, लेकिन सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ईच डैश इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक ठहराव अनुबंध नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, इसको मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया था कि कुछ जो होते हैं परिवर्तनीय कराए ही नहीं जा सकते, कुछ आरंभ से ही व्यर्थ होते हैं, इस वजह से वो ठहराव जो होते हैं अनुबंध में परिवर्तित नहीं हो पाते। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, प्रत्येक ठहराव अनुबंध नहीं है। इससे और डिटेल में अगर समझना चाहते हो तो लेक्चर्स की वीडियो अलग से चैनल पे अपलोड है, तो उसको देख लीजिए आप, वहाँ से आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवयस्क वचनदाता के रूप में नहीं हो सकता है, लेकिन वो डैश के रूप में हो सकता है। माइनर कैन नॉट बी डन एज प्रोमिसरी बट ही कैन बी डन एज डैश, प्रोमिसी, प्रॉमिस, एडल्ट, एक्सेप्टेंस।
क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो एक अवयस्क वचनदाता के रूप में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि पक्षकार की जो है अनुबंध करने की क्षमता एक आप लोगों का चैप्टर है, वहाँ पर मैंने समझाया था, जो लेक्चर्स की वीडियो अपलोड हुई थी वहाँ पर मैंने आपको इसको डिटेल में समझाया था कि जो अवयस्क होता है वो ना तो कोई अनुबंध कर सकता है अपनी तरफ से, वो अपने फ़ायदे के लिए अनुबंध कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है कि आप उसने कोई अनुबंध किया है तो उससे कोई हानि हुई है तो सामने वाला पक्ष का उससे कोई क्षतिपूर्ति ले सके। क्यों? क्योंकि वो अनुबंध की करने की योग्यता ही नहीं रखता। जब वो वयस्क हो जाएगा तभी वो अनुबंध कर सकता है, अवयस्कता में वो अनुबंध नहीं कर सकता। इसीलिए क्वेश्चन और उठता है कि क्या अवयस्कता एक वरदान है? इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर जो एक अवयस्क होगा वो वचनदाता के रूप में नहीं हो सकता, लेकिन वो वचन ग्रहीता के रूप में हो सकता है। वो कुछ अनुबंध कर सकता है अपने प्रॉफिट के लिए, अपने लाभ के लिए। तो वचन वो लेने वाला हो सकता है, लेकिन वो वचन दे नहीं सकता। अगर उसने दिया है तो उसके लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रॉमिसी या फिर वचन ग्रहीता। निम्नलिखित में से कौन सी आय कर मुक्त है? बताइए। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड? डियरनेस अलाउंस, सिटी कंपनसेशन अलाउंस, फॉरेन अलाउंस, मेडिकल अलाउंसेस। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो भी आपके अलाउंसेस भत्ते दे रखे हैं उसमें से कौन सा कर मुक्त है। आपको पता होगा कुछ भत्ते जो होते हैं वो फुली टैक्सेबल होते हैं, कुछ पार्टली होते हैं और कुछ पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होते हैं, कुछ भी मतलब उनको पेड करना नहीं होता है। तो यहाँ पर जो महंगाई भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता, विदेश भत्ता और चिकित्सा भत्ता, इसमें से जो विदेशी भत्ता है यानी कि फॉरेन अलाउंस है वो पूर्णतः आयकर से मुक्त है। बाकी महंगाई भत्ता भी आपका टैक्सेबल होता है, नगर क्षतिपूरक भत्ता जैसे CCI शॉर्ट में बोलते हैं, और जो चिकित्सा भत्ता है मेडिकल अलाउंस वो भी टैक्सेबल होगा। तो ये जो विदेश भत्ता है वो कर मुक्त होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा भत्ता कर मुक्त है। एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड फॉर 1%, 4%, 2%, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन पूछा है जो एजुकेशन अलाउंस होता है, शिक्षा भत्ता होता है, वो कितने तक कर मुक्त है? आपको पता ही होगा, क्योंकि जो शिक्षा भत्ता होता है उसमें जो 2 व्यक्ति तक ही, 2 बच्चों तक ही वो कर मुक्त होता है। तो यहाँ पर जो 1 व्यक्ति, 4 व्यक्तियों के लिए, 2 व्यक्तियों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो 2 व्यक्तियों के लिए 2 पर्सन्स के लिए वो आंसर करेक्ट हो जाएगा। 2 बच्चों के लिए अगर आप 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा दे रहे हैं तो वो टैक्स फ्री होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और 2 व्यक्तियों से ज़्यादा जितने भी होंगे, जैसे 3 है, 4 है तो 2 का कर मुक्त हो जाएगा। बाकी अगर 3 है तो 1 बच्चे का पूर्णतः टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेतन में शामिल है। सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, पेंशन, कमीशन ऑन सेल, ऑल ऑफ दीज। तो जो वेतन होगा आपका, एक सैलरी चैप्टर अलग से दे रखा है इनका फ्रॉम सैलरी, तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और काफ़ी क्वेश्चंस है इसमें, बहुत से फार्मूलाज हैं। तो उसमें जो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो जो बेसिक सैलरी वो आ जाती है, उसके बाद भत्ते आते हैं और कुछ जो अनुलाभ दिए जाते हैं वो सब उसमें ऐड होकर टोटल सैलरी हम निकालते हैं। तो यहाँ पर सैलरी में क्या क्या आएगा? वेजेस भी आती हैं, पेंशन भी आती है, कमीशन ऑन सेल भी आता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मनोरंजन भत्ते की छूट मिलती है सरकारी कर्मचारी को, गैर सरकारी कर्मचारी को, A and B दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस इज अलाउड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट, नॉन गवर्नमेंट सर्वेंट, बोथ A and B, नन ऑफ दीज। तो जो मनोरंजन भत्ता होता है उसकी छूट किस तरह के कर्मचारी को दी जाती है? ये छूट दी जाती है सरकारी कर्मचारी को, गवर्नमेंट सर्वेंट को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड खाते में जमा ब्याज कर मुक्त है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज एग्जेम्प्ट अप टू 8%, 9%, 9.5%, 10%। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड होता है, जो PF अकाउंट खोलते हैं आप लोग, तो सैलरी हेड से जब क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए होंगे न्यूमेरिकल, तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो PF अकाउंट में जो इंटरेस्ट होता है उस पर टैक्स होता है, तो कुछ सीमा तक कर मुक्त हो जाता है, उसके ऊपर जितना होगा वो टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पर जो सीमा होगी वो हो जाती है 9.5% तक। 9.5% तक जो होगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा, उसके ऊपर जितना होगा वो टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। और अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा हो या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर दे दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।